you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today I am going to teach you chapter number 5 of Bio, that is Respiratory System in Humans. ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वे रिक्वेस्टिंग मी कि मैम आप प्लीज़ ये वाले चैप्टर्स को लाइक आप इसका वीडियो बना दो. सो आई थॉट कि बहुत लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसका वीडियो भी बना के बच्चों को दे दिया जाए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. देखो, इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, जैसे कि डाइजेशन हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो होता ही है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अगर वो लोग कुछ भी खा रहे हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लोग ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, तो उनके बॉडी में ना डाइजेशन होता ही है. लेकिन सबके बॉडी में लाइक जितने भी ऑर्गेनिज्म से लिविंग, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में एक जैसा होता है. हम ह्यूमन बींग से तो हम लोग में एक अलग टाइप से होता है. जो थोड़े लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का लाइक डाइजेशन होता है. जैसे कि डाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना हमारे लाइफ का, वैसे ही एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है. वो भी हमारे लाइफ में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो रेस्पिरेशन जो आप लोग पढ़ोगे ना, लाइक इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में, इसमें ना हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग के बॉडी में लाइक हम लोग एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं. ऑब्वियसली देखो, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग को अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए. तो वो जो ताकत जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है ड्यू टू रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो रेस्पिरेशन में एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है द रियल मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. देखो, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से. जैसे कि हम लोग को हर एक्टिविटी अपने डे टू डे लाइफ का जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए वी नीड एनर्जी. कोई भी काम अगर हम लोग करेंगे सो वी रिक्वायर एनर्जी फॉर दैट. बिना एनर्जी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते. अब एनर्जी हम लोग को मिलता कहाँ से है, हम लोग एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं? ऑब्वियसली फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. हम लोग खाना खाते हैं, वो जो फूड हम लेते हैं उसी की वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलता है. सो फूड से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन. यही सेम चीज़ है, फूड से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, हम लोग फूड खाते हैं एंड हमारा बॉडी जो एनर्जी ऑब्टेन करता है, दैट प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड रेस्पिरेशन. लेकिन इतना सिंपल तरीके से हम लोग उसका डेफिनेशन को नहीं लिखते हैं, ठीक है. सो देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है. तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये इक्वेशन को हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग ये सेकंड पॉइंट देखेंगे. सो हम लोग के बॉडी में नॉर्मली हम लोग जो फूड लेते हैं, नॉर्मली जो हम लोग खाना खा रहे हैं, वो क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होता है. मतलब देखो, हम लोग खाना खाए, हमारे पेट में खाना गया, साथ में हम लोग सांस भी तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते ही रहते हैं, ठीक है. हम लोग ऑक्सीजन लिए, हमारे बॉडी के अंदर में खाना गया और ऑक्सीजन, दोनों ऐसे कंबाइन होते हैं. फूड, खाना के साथ ऑक्सीजन दोनों ऐसे कंबाइन होते हैं. फिर वो लोग जब कंबाइन होते हैं तो खाना ना एकदम छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, ठीक है. फूड वहाँ पर टूटता है एंड फूड वहाँ पर टूट के हम लोग को 3 चीज़ देता है. मीन्स फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कहाँ पर? इनसाइड आवर बॉडी. कंबाइन होने के बाद फूड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो एकदम छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड वो हम लोग को देता है वहाँ पर 3 चीज़. पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज H2O, दैट मीन्स वाटर, एंड थर्ड वन इज एनर्जी. सो याद करो, मैं आप लोगों को भी थोड़ा देर पहले बताई हूँ कि रेस्पिरेशन में हम लोग को फूड से क्या मिलता है? एनर्जी. हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना से ही तो हम लोग को एनर्जी मिलता है. अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगा. सो रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, फूड ऑक्सीजन के साथ मिलता है एंड हम लोगों को 3 चीज़ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर एंड थर्ड वन इज एनर्जी. वही एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए. सो दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि फॉर रेस्पिरेशन हम लोगों को जो गैस चाहिए दैट इज ऑक्सीजन गैस.
बिना ऑक्सीजन गैस के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के। बट नॉर्मली मैं अगर बात करूं, सो रेस्पिरेशन में हम लोगों को जो गैस चाहिए दैट इज ऑक्सीजन गैस। एंड ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं ना, हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं थ्रू आवर नोज, फिर वो लंग्स तक जाता है हवा। सो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ऐसे ही डिराइव करते हैं। कहाँ से? ब्रीदिंग प्रोसेस से। जैसे कि हम लोग सांस लिए तो ब्रीदिंग किए, उसी से हम लोग के बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन गया और वही ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो फॉर रेस्पिरेशन कौन सा गैस चाहिए हम लोगों को? ऑक्सीजन गैस। एंड वो ऑक्सीजन गैस हम लोग कौन सी प्रोसेस से लेते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस से लेते हैं। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग को भी टीचर्स पूछते थे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो हम लोग बोलते थे मैडम सांस अंदर लेना एंड रिलीज करना। तो वो रॉन्ग होता है, ब्रीदिंग होता है वो। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना एंड उसको एक्सेल करना, उसको बाहर निकालना। रेस्पिरेशन जो मैं अभी आप लोगों को बताई वो होता है। सो ब्रीदिंग का नॉर्मली मतलब होता है टेकिंग इन एयर, जिसको हम लोग इनहेलिंग बोलते हैं, एंड गिविंग आउट एयर। ठीक है, मतलब एक्सेलिंग, सांस अंदर लेना इनहेल करना एंड सांस छोड़ना एक्सहेल करना, उसको बोलते हैं बस ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब फूड के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन होना, फिर हम लोग को ये 3 चीज़ देना, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, एंड लास्ट वन इज एनर्जी। ओके, एक और चीज़, मैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी हूँ ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को देख के हम लोग बहुत इजीली रेस्पिरेशन प्रोसेस समझ सकते हैं, बिकॉज मैं भी आप लोगों को इससे ही रिलेटेड बताई हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि यहाँ पर फूड कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सो फूड को हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज मत होना। फूड को हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो या तो आप लोगों के बुक में फूड लिखा होगा या फिर ग्लूकोज लिखा होगा, तो दोनों यहाँ पर सेम है। प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये फूड किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। देन रिएक्शन होता है एंड देन हम लोग को 3 चीज मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O वाटर, एज वेल एज एनर्जी। अभी ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें फूड कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये जो प्रोसेस है ना, ये पढ़ने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है। देखो हम लोग यहाँ नॉर्मली एक स्टेप करके पढ़ लिए, लेकिन ये ना एक स्टेप में नहीं होता। ये जो प्रोसेस है ये दिखने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि अभी आप लोगों के कोर्स में बिल्कुल नहीं है। हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग उसमें पढ़ोगे। सो ये जो रेस्पिरेशन है इसका ना नॉर्मली 2 स्टेज होता है। रेस्पिरेशन का 2 स्टेज होता है, जिसको ना आप लोगों की बुक में प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करके दिया है। ठीक है, सो स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो 2 स्टेज है, पहला होता है ब्रीदिंग। ऑब्वियसली जब तक आप लोग सांस अंदर नहीं लोगे मतलब अगर ऑक्सीजन गैस को आप अंदर नहीं लोगे, सो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस मिलेगा कैसे? इसीलिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए ब्रीदिंग, मतलब सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग मतलब अंदर लेना है हम लोग को सांस एंड नॉर्मली जो हम लोग बाहर रिलीज करते हैं सांस, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका एक और नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन इसका जो सेकेंड स्टेज है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहला तो हो गया नॉर्मली ब्रीदिंग, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब सेकेंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं, या नॉर्मली सेकेंड स्टेज को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका दूसरा नाम है इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दिया है तो इसका मतलब है ये सेल के अंदर में नहीं होता। सेल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, मैं वीडियो बनाई हूँ चैप्टर 3 इसका। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, डू चेक दैट वीडियो। वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत बच्चे लोगों को बहुत डाउट था उसमें। सो एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला उसका, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, अगेन बैक टू द टॉपिक, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब ये वो रेस्पिरेशन है ना जो सेल के अंदर में नहीं होगा। ठीक है, एंड ये जो सेकेंड वाला है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो ये तो सेल में ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, मैं नॉर्मली बताते जा रही हूँ, बट इतना कंफ्यूज मत होना इसमें क्या है क्या नहीं है, देखते हैं। देन सो अब थोड़ा ब्रीदिंग के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो ब्रीदिंग का मतलब सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड रिमूविंग आउट और गिविंग आउट
एयर, ठीक है। टेकिंग इन एयर का मतलब है ब्रीदिंग में हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग कौन सा गैस मेनली लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ। अभी नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी सांस लेगा, अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग सांस अंदर लीजिए, इनहेल करो, तो हम लोग सांस अंदर लिए, उसमें ना ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खाली ऑक्सीजन गैस ही लेंगे। हाँ, हम लोग बचपन से पढ़ते यही आ रहे हैं कि हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हाँ, हम लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कितने सारे गैसेस है, वाटर वेपर भी तो है एनवायरनमेंट में। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ ये और भी बहुत सारी गैसेस भी चले जाती है। फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी रिलीज़ होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैसेस भी रिलीज़ होते हैं। बट ये है कि हम लोग का बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लाइक अंदर का जो भी काम वाम है उसको करने के लिए। बाकी जो गैसेस अंदर जाते हैं ना, उनमें उनका मतलब उतना यूज़ नहीं है। सो वो लोग अगर जाते हैं तो वो लोग वैसे ही बाहर आ जाते हैं। सो ब्रीदिंग में नॉर्मली ये वो प्रोसेस है जिसमें एयर इज़ टेकन इन, मतलब हवा अंदर हम लोग लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, देन वी रिमूव आउट द गैस, फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर एयर का मतलब आप लोग ऑक्सीजन को समझो, मीन्स ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं बॉडी के अंदर एंड क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसका एक और नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ तब से कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सो हमारे बॉडी में ये जो एक्सचेंज होता है, ये जो गैसेस है ना, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है? हम लोग के नाक में तो वो नहीं होता। नाक, नोज़ हम लोग का एक ज़रिया है जिससे हम लोग सांस अंदर लेते हैं। नोज़ से एयर जाता है हम लोग के लंग्स तक। सो वहीं पर ही वही जगह है, लंग्स ही वो जगह है जहाँ पर नॉर्मली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, मीन्स लेन देन होता है। सो दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स के अंदर में होता है। सो ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यही सिंपल सा चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन, ये सेकेंड टाइप वाला है जिसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सो देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग अभी इससे मतलब जब ये चैप्टर में स्टार्ट किया अभी, तो हम लोग ये पढ़े हैं ना रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बहुत, कि फूड ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हम लोग को ये चीज़ मिलता है। तो यही चीज़, सेम चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन में। सो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो खाना खाए रहते हैं, हमारा बॉडी के अंदर में जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, फिर हम लोग को 3 चीज़ मिलता है, ठीक है। तो देखो, ये जो हम लोग अभी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस से पहले वो ब्रीदिंग होना ज़रूरी है, जो भी थोड़ा देर पहले मैं आप लोगों को बताई हूँ। ब्रीदिंग होगा, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया, उसके बाद ही ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग का फूड, ये है वो फूड, मैं पीछे में खाली उसका नाम लिखी थी, बट नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है ना, जो हमारे बॉडी में लाइक जो प्रेजेंट होता है, जो हम खाते हैं खाना, वो नॉर्मली ये फॉर्मूला का होता है। सो ये फूड में लिखी हो, आप लोग चाहोगे तो स्लैश दे के यहाँ पर ग्लूकोज भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं ही लिख देती हूँ ग्लूकोज। तो ये वही है, फूड और ग्लूकोज सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर फूड या ग्लूकोज के साथ कौन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। अभी यहाँ पर आप लोग कुछ कुछ नंबर देखते होगे ना, ये नंबर वाला देखो, ये होता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हो तो इसको लेके आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना, ये आप लोगों के कोर्स में भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन का O2 होता है फॉर्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, H2O वाटर का है, और लास्ट में हम लोग को एनर्जी मिलता है। और ये जो मैं नंबर लिखी हूँ मैं बताऊँगी ये क्या है। अच्छा, सो मेन जो मोटो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, मेन यही उसका बोलते हैं ना, एक मेन उसका एम होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, या किसी का भी जो एम होता है कुछ अचीव करने का, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का मेन एम है कि उसको एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इसीलिए होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। अभी सोच लो हमारे बॉडी के अंदर में ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर में होता है। अभी सोच लो हम लोग के बॉडी के अंदर में ये एनर्जी निकला, तो ये जो एनर्जी निकलता है ना, ये एक बार में बॉडी इसको यूज़ नहीं करता है, बॉडी क्या करता है ना, इसको स्टोर करके रखता है,
ठीक है, सेल वेल में ये नॉर्मली स्टोर्ड होके रहता है। सो हम लोग का बॉडी क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है उसको वो स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, मतलब एटीपी के फॉर्म में। ये एटीपी में जो यहाँ पर लिखी हो ना, एटीपी एक एनर्जी रिच केमिकल सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस एक चीज़ है, वो एक केमिकल रिच एनर्जी रिच केमिकल सब्सटेंस है। कौन? एटीपी। यही एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होके रहता है, क्योंकि हमारा बॉडी में तो बहुत सारे बहुत रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, वो सब एनर्जी को बॉडी थोड़ी ना एक बार में यूज़ कर लेगा। सो बॉडी क्या करता है, उसको एक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके रख देता है, मतलब स्टोर करके रख देता है। जैसे हम लोग घर में राशन का सामान जो लाते हैं, क्या एक बार में सब खा जाते हैं? नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में वो हम लोगों के काम आएगा। वैसे ही यहाँ जो एनर्जी इतना निकलता है वो एक बार में यूज़ नहीं होता। सो उसको क्या करता है, बॉडी सेल में स्टोर करके रख देता है इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। सो एटीपी का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, ठीक। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखोगे, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं यहाँ पर जो लिखी हूँ ना 38 एटीपी, एनर्जी की मैं नीचे लिख दी हूँ। बहुत जगह में ना एनर्जी के जगह में, मतलब एनर्जी के प्लेस में 38 एटीपी लिखा रहता है, सेम है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हम लोग को बताता है कि जब हम लोग का फूड ऑक्सीडाइज होता है सो वहाँ पर 38 एटीपी निकलता है, मतलब इतना सारा एनर्जी निकलता है। मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का या फूड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, रेस्पिरेशन जब उसमें होता है सो वो इतना 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकालता है। सोचो हमारे बॉडी में तो कितने फूड मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, सब में रेस्पिरेशन होता है, तो वो लोग कितने सारे एनर्जी निकालते होंगे। सो वही यहाँ पर दिया है। अब सोच लो हमारे बॉडी को एनर्जी का दरकार है, तो हम लोग के बॉडी में एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है, एटीपी के फॉर्म में। तो जब हम लोग के बॉडी को एनर्जी का रिक्वायर रहता है, मीन्स रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है ना, जिस इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, ये क्या करता है ना, टूटता है। इट ब्रेक्स डाउन टू गिव एनर्जी, मतलब ये अब टूटेगा और ये हम लोगों को क्या देगा, एनर्जी देगा। और वही एनर्जी हमारा बॉडी यूज़ करता है टू डू नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सब में ये एनर्जी यूज़ होता है। सो जब हमारे बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उस समय ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है ये टूटता है एंड हमारा बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। अभी यहाँ डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस। सो ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग इन एयर एंड उसको बाहर निकालना। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग एयर। मतलब इनहेलिंग मतलब अंदर लेना है हवा, एक्सेलिंग मतलब बाहर निकालना है हवा। सो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं एयर जो लिखी हूँ ना, नॉर्मली इनहेल करते हैं हम लोग ऑक्सीजन एंड एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इधर रेस्पिरेशन में ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, मीन्स फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है। ये अभी वर्ड जो है ना, ये आप लोगों के लिए नया है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। मैं थोड़ा देर पहले ये शायद ये वर्ड यूज़ भी करी हूँ अभी आप लोगों के सामने। देखो, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ, कभी भी अगर आप लोगों को डिफरेंस पूछता है तो सबसे पहले तो आप लोग इससे टेबल बनाना, ठीक है, टेबल बनाना, ऐसे 2 कॉलम बना देना, उसी में आप लोग डिफरेंस लिखना, वो बहुत अच्छा होता है, मार्क्स अचीव करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है वो। अच्छा, पहला पॉइंट, जैसे कि यहाँ ब्रीदिंग बोला है, यहाँ रेस्पिरेशन बोल रहा है, तो आप लोगों को डिफरेंस बताना है ना। डिफरेंस मतलब क्या, दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आप लोग उनका डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन लिख दोगे तो हो गया 1 पॉइंट। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, बहुत हम लोग मार्क्स पाते थे इस डिफरेंस पे, ठीक है। सो पहला पॉइंट हम लोग को क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। इसमें इसका डेफिनेशन लिख दिया, इसमें इसका डेफिनेशन लिख दिया, हो गया। अच्छा, अभी ब्रीदिंग का आप लोग देखो, क्या हम लोग ब्रीदिंग में पढ़े हैं कि एनर्जी रिलीज होता है, नहीं पढ़े हैं ना, तो हम लोग ब्रीदिंग में लिखेंगे नो एनर्जी इज रिलीज्ड, बिल्कुल भी नहीं। सो रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ तो एनर्जी रिलीज होगा। सो सेकंड पॉइंट में हम लोग ब्रीदिंग में लिख सकते हैं हियर नो एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा, ब्रीदिंग में नहीं होता है।
बट रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। हम लोग इक्वेशन में भी देखे हैं कि वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होता है वहाँ पर। सो एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। सो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो डैश के जगह में एटीपी लिखना है। थर्ड पॉइंट देखो, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई हूँ, बट शायद आप लोगों की बुक में स्टार्टिंग में ही ये मेंशन किया है। एक बार मैं खुद यस मेंशन किया है आप लोगों के बुक में। ओके, हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग खूब एंजाइम्स के बारे में पढ़े हैं। वैसा ही एंजाइम, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंजाइम्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी चाहिए। रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। नाम वाम तो अभी शायद आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में वो चीज़ पढ़ना पड़ता है। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एंजाइम्स चाहिए। ये एंजाइम्स लोग रहते हैं तो वो लोग रेस्पिरेशन को फट 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 मतलब बड़ा जल्दी जल्दी करवा देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। ब्रीदिंग प्रोसेस में नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स लोग तो रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हीं की वजह से रेस्पिरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। देन द लास्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रीदिंग सेल के बाहर होता है, बट ये जो रेस्पिरेशन है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर में होता है। तो ये 4 पॉइंट है, इतना पूरा इनफ है। अगर एग्जाम में आता है आप लोग ऐसे ही लिखो, आप लोगों का फुल मार्क्स आएगा। तो सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो स्टेजेस था, अब है टाइप्स। तो देखो नॉर्मली ना 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, 2 टाइप के। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ को ध्यान पे देना है, ठीक है, ध्यान देना है किस में। देखो रेस्पिरेशन में नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं कि फूड के साथ कौन कंबाइन होता है, कौन, आप लोगों को पता है आंसर, ऑक्सीजन कंबाइन होता है। फूड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ही रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के ही हो जाते हैं। सोचो, मतलब यहाँ तो फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रेस्पिरेशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का दरकार ही नहीं है। खाना जो फूड जो है, जो ग्लूकोज है, वो वेट ही नहीं करता ऑक्सीजन का, मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता ऑक्सीजन में, वो फट से वहीं पर वो टूट जाता है और रेस्पिरेशन हो जाता है। सो 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ये वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो हम लोग के अंदर होता है नॉर्मली। मतलब ये वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और ये नॉर्मली हायर एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब में होता है। और इसका इक्वेशन देख लेते हैं, वही सेम इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, वही सेम इक्वेशन है। फूड या फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब फूड और ग्लूकोज ये लोग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। देखो ऑक्सीजन आया ना, मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा। फिर जैसे टूट रहे थे ये लोग और ये 38 एटीपी मिल रहा था, सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, कभी भी, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है और आप लोगों को याद रखना है, कभी भी आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हो तो ये तो हम लोग को पता है कि ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एक चीज़, यहाँ पर जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो टूटेगा। सबको पता है कि रेस्पिरेशन में फूड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज और फूड जो है ये पूरी तरह से कंप्लीटली ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब पूरी तरह से वो टूटेगा, पूरी तरह से टूट के वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी देगा। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। मतलब हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर एरोबिक में पूरी तरह से कंप्लीटली फूड ऑक्सीडाइज होता है और वो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, एनर्जी भी देता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। और यहाँ पर कितने एनर्जी के लाइक मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा है वैल्यू, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मस्त ऑक्सीजन यूज़ करके फूड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है
ऑक्सीजन मिला मतलब अच्छे से वो एनर्जी भी निकालेगा। ये इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग देखो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग के बॉडी में कितना एनर्जी निकलता है। तो हमारे बॉडी में एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 38 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकालता है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये सेकेंड टाइप है रेस्पिरेशन का। सो एनएरोबिक इसका उल्टा। एरोबिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एनएरोबिक में ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। मतलब ये ऑक्सीजन में डिपेंड नहीं करता। ये ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। वो ऑक्सीजन के बिना या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हो जाएगा। और ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट, मैं यहाँ पर यीस्ट भी लिख दे रही हूँ। एंड समटाइम्स ये हम लोग के अंदर में भी होता है। हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट हम लोग में भी ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो ही जाता है, मैं बताऊंगी, ठीक है। और प्लांट में भी होता है ये, ठीक है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के बिना हो जाता है। इसका मैं यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हूँ सिंपल तरीके से। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेम, और इट इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ। अब इसका हम लोग इक्वेशन भी देख लेते हैं। इक्वेशन देखना भी ज़रूरी है। आप लोगों के बुक में शायद इक्वेशन दिया है कि नहीं, लेट मी चेक। हाँ, बुक में भी दिया है आप लोगों के इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर देखो, इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसका जो इक्वेशन है, यहाँ पर देखो, ग्लूकोज है, ये वही है, फूड है। मैं जो ऊपर में बार बार फूड लिखती हूँ ना, ये वही फूड है, वही ग्लूकोज है। पर एक चीज़ आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, आप लोग खुद माइंड करो। अच्छा, यहाँ पर देखो, फूड के साथ मैं क्या लिखी हूँ, ऑक्सीजन। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? फूड के साथ प्लस करके ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के बिना ही हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन नहीं लिखी हूँ। सो फूड में लिख दी ग्लूकोज, एरो दे दिया गया है यहाँ पर। हियर आई हैव रिटन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। अब ये अपने आप ही टूट जाएगा, ठीक है, अपने आप ही ये फूड मतलब टूट जाएगा। और टूट के ये अगेन 3 चीज़ दे रहा है। ऊपर में भी 3 चीज़ था, यहाँ पर भी 3 चीज़, पर यहाँ की चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, ऊपर में हम लोग पढ़े थे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वो यहाँ पर भी मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर में पढ़े थे एनर्जी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ऊपर में पढ़े थे वाटर मिलता है, लेकिन यहाँ वाटर नहीं मिलता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर की जगह में इथाइल अल्कोहल मिलता है। इथाइल अल्कोहल याद रखना, C2H5OH। इसके बारे में आप लोगों को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, वो डायरेक्ट क्लास 9-10 में उसमें है। बट ये याद रखना कि एक अल्कोहल फॉर्म है ये, ठीक है, इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड टूट के हम लोगों को क्या देता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अभी आप लोग ये चीज़ को माइंड करो। अच्छा, ऊपर में आप माइंड करो, थोड़ा सा कंपेयर करो। यहाँ मैं कितना एनर्जी लिखी हूँ, 38 ATP। नीचे में देखो तो मैं कितना एनर्जी लिखी हूँ, 2 ATP, ठीक है। मतलब ज़्यादा किधर है, ऊपर है, यहाँ तो काफ़ी कम हो गया। यही रीज़न है, देखो ऑक्सीजन इसको नहीं मिला, ये बिना ऑक्सीजन के टूट गया, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर ना ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलता है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी। 2 ATP, ऊपर में 38 ATP था। सोचो कितना डिफरेंस है। यहाँ पर एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के सिर्फ और सिर्फ 2 ATP दे रहा है। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे, 38 ATP। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है ना वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। और एरोबिक में हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होके इतना सारा ATP मॉलिक्यूल्स दे रहा था। यहाँ पर वो पूरी तरह से नहीं ऑक्सीडाइज होता है, तो वो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। और साथ में हम लोग को क्या मिल रहा है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही रिलीज होता है। क्वेश्चन आएगा, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन डैश ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, तो हम लोगों को लिखना है 2। अभी इसके बाद सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। देखो, हाँ, मैं आप लोगों को बोली थी ना कि हमारे बॉडी में भी कभी कभी होता है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो वो कब होता है, देखो जब भी हम लोग विगरस एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप लोग बहुत देर से लाइक खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस समय ना हम लोग के बॉडी को ऑक्सीजन का लाइक मतलब डिमांड बढ़ जाता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का, ठीक है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बोल रहे हैं कि जब हम लोग के मसल्स सेल, जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जब वो लोग पूरी तरह से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वहाँ पर वो लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। मतलब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो नॉर्मली हमारे मसल्स में होता है, मसल्स में जो सेल है उसमें होता है। कब होता है, जब हम लोग बहुत ही विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं लाइक नॉर्मली, ठीक है। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एनिमल्स में यहाँ पर लिखी हूँ, एनिमल्स में तो हम लोग भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर फूड टूटेगा और हम लोग को 3 चीज़ मिलेगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP। देखो एनएरोबिक है ये, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये। क्या है ये, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम लोग के बॉडी में भी होता है। कहाँ होता है, मसल्स में। कब, जब हम लोग का लाइक हम लोग जब विगरस एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन की थोड़ी डिमांड कम हो, मतलब जब ऑक्सीजन बॉडी में कम रह जाता है, उस समय हम लोगों का बॉडी क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके हम लोग का बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन वाटर की जगह लैक्टिक एसिड बनाएगा। ये एक सिंपल सा एसिड है, ऐसा मत सोचना कि बहुत ही भयंकर वाला एसिड है जो कि हम लोग का बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर की जगह क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी। देखो एनएरोबिक के ऑक्सीजन तो यहाँ लगा ही नहीं, इसीलिए सिर्फ 2 ATP ही मिलता है। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग के बॉडी में एनएरोबिक मैडम बताए हैं मतलब एरोबिक नहीं होता है क्या, एरोबिक तो ऑलवेज होता है, बट अगर ऐसा कंडीशन है तो एनएरोबिक हो जाता है। और प्लांट एंड बैक्टीरिया के केस में क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, देखो फूड मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो वहाँ पर टूट के वही 3 चीज़ देता है जो हम लोग पीछे पड़े हैं, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन 2 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है हम लोग के बॉडी में। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर वाटर मिलता है, बट अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारे बॉडी में तो लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया और प्लांट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी को आप लोग याद रखोगे, जब एनएरोबिक होगा तो 2 ATP, सिर्फ 2 ATP, लेकिन जब एरोबिक होगा, जब बहुत ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तब वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। सो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। एनएरोबिक एरोबिक हो चुका है, एंड इसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो कि हाँ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा उसको भी, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आई होप ये हम लोग जितना भी आज पढ़े हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आई वुड ट्राई टू क्लियर इट आउट। Till then, stay tuned and keep watching my channel. Do like and share my videos and subscribe to my channel.